सो फाइनली वेलकम वंस अगेन। आपको थोड़ा लग रहा हो कि मैंने फाइनली वेलकम वंस अगेन क्यों लगाया है। तो फाइनली वर्ड लगाने के पीछे सिंपल सा एक रीजन है कि हम आज अपने पूरे सिलेबस के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं और वो है अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिकली चैप्टर आपके लिए थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इंपॉर्टेंट होने के पीछे दो रीजन है। एक तो बोर्ड के नजरिए से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो आपके प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं वो भी इस पे बेस्ड होते हैं और जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो तो इस पे बेस्ड होंगे ही होंगे। तो जो इसका मार्क्स कवरेज है 8 मार्क्स हो या 10 मार्क्स हो व्हाटएवर, वो बोर्ड का मार्क्स तो है इसमें। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। प्रैक्टिकल में उतना कोई ज्यादा सीन नहीं है, स्कूल्स भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद करते ही हैं, फैकल्टीज भी मदद करते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने क्योंकि आपके रिटर्न भी होते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है कि हाँ जी भाई कैश फ्लो सॉल्व कीजिए और रेशियो के 1-2 क्वेश्चन होंगे। तो रेशियो तो हमने कर लिया है, हम कैश फ्लो पे करने आए हैं। कुछ बातें कैश फ्लो चैप्टर की शुरुआत से आप समझ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है। क्या है? फॉर्मेट बेस्ड है। अगर कोई ज्यादा बेइंतहा इसमें ज्ञान का मिश्री मिलाने लगता है कोई टीचर तो भाई वो चीज खराब हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट की एक अपनी जगह है और अंडरस्टैंडिंग की एक अपनी जगह है और ये फॉर्मेट ही अंडरस्टैंडिंग का कारण बनता है। अगर आप पहले अपना अंडरस्टैंडिंग अप्रोच इस्तेमाल करने लगेगा तो कहीं ना कहीं आप यहां पे कहीं मिस जरूर कर जाइएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि परफेक्शन का जो एक लेवल है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में ना आए। साथ ही साथ ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता दूं। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 12th के नजरिए से तो ठीक ही है, बट आपके बैचलर्स मतलब अगर आप बीकॉम के कोर्स में भी जाएंगे वहां पे भी काफी इंटेंस वर्जन में कैश फ्लो के चैप्टर्स या क्वेश्चंस होते हैं। और उसके रेफरेंस में अगर एक एज एक्स्ट्रा अगर आप देखना चाहते हैं तो जो लोग फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं, इट्स लाइक सीए और सीएस और सीएमए और सीएफए, ठीक है, इन सभी कोर्सेज में कैश फ्लो की एक अपनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। उसके पीछे रीजन क्या है ये जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा सेशन लेके जा रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले चैप्टर में आपको बताया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा हिस्सा जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताए वो बैलेंस शीट हो जाता है, ऐसा हिस्सा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताए वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। ऐसी चीजें जो कि हम इन दोनों में लेके नहीं जा पाते हम उसको कहां लेके चले जाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये मेजर 3 हिस्से हम कवर कर चुके हैं और उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जब आप हाई स्टैंडर्ड में जाएगा तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना बैलेंस शीट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जितना बैलेंस शीट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जितना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि ये तो बस एक यूं ही चैप्टर है। नहीं सर जी, ये बस एक यूं ही चैप्टर नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको लोग एनालाइज करते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। एक और बात बता दूं, जिस तरीके से बैलेंस शीट सब कोई बनाता है, जिस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सब कोई बनाता है और बनाना कंपलसरी है, वो कंपनीज जिन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कंपनीज है 2013 या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में हुआ है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सभी कंपनीज ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसके एग्जाम्पशंस भी हैं। आपके इसी किताब में एग्जाम्पशंस के बारे में दिया हुआ है। अगर हम उन्हीं एग्जाम्पशन से आज का सेशन स्टार्ट करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने ये मेंशन भी किया गया होगा कहीं ना कहीं। कहां गया? डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट नोट। चलिए है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशंस है, लिमिटेशन से मेंशन है। क्या है? हाँ जी, देखिएगा
जो नया वाला डीके गोयल का बुक है उस बुक के पेज नंबर 6.3, क्या पेज नंबर 6.3 में एक आपको टॉपिक नजर आएगा, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने के तरीके। अब इसमें यहां पे जो चीजें हैं जरा देखिएगा क्या कहता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। यहां पे इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, AS3 रिवाइज क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल रिकॉर्ड करना है कर लीजिए, आपकी इच्छा है, कैश बुक बनाना है बना लीजिए, आपकी इच्छा, कैश अकाउंट बनाना है बना लीजिए, आपकी इच्छा। ये सब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पर निर्भर तो करता ही है, लेकिन कुछ कुछ अकाउंटिंग के तौर तरीके होते हैं, जो तौर तरीके यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में उसको लाने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है ICAI, वो उन तौर तरीकों को क्या करता है, बताता है या प्रिस्क्राइब करता है। जैसे अगर मान लेते हैं CBSE सिलेबस बताना छोड़ दे कि ये चीज पढ़ना है, तो कोई भी कुछ भी पढ़ ले भाई, कॉमर्स में कोई भी कुछ भी पढ़ ले ना, तो क्या इस तरीके से एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो सकता है क्या? नहीं। तो सबके लिए सिलेबस की यूनिफॉर्मिटी सेट की जाती है, और यूनिफॉर्मिटी को सेट करने वाला सिंगल अथॉरिटी होता है ताकि एक कॉमननेस आए। ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी, इसका नाम है ICAI, वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करेगी, ये चीज ऐसे होगा, वो चीज ऐसे होगा। तो उसी स्टैंडर्ड को यहां पे क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के तौर तरीके जिसमें लिखे गए हैं उसका नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज का मतलब पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था, अब उसमें कुछ कुछ चीजें अपडेट की गई हैं, इसलिए उसको AS3 रिवाइज के नाम से जाना जाता है। आगे यहां पे कहता है कि देखो भाई, एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि मैंडेटरी है। क्या है मतलब? कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है उनके लिए जिन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2001 के बाद से शुरू किया है। मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद से जितने भी लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कॉमनली कैश फ्लो स्टेटमेंट तो देखेंगे ही देखेंगे। तो क्या सर इससे पहले ऑप्शनल था? ऑब्वियस सी बात है, इससे अंडरस्टैंडिंग तो ये निकलती है ना कि इससे पहले ऑप्शनल था, लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या हो गया है, मैंडेटरी। बट सबके लिए नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ क्लासेस डिफाइन किए गए हैं और डिवाइड किए गए हैं कि किनको बनाना है और किनको नहीं बनाना है। जैसे यहां पे कहता है फॉर सर्टेन एंटरप्राइजेस, याद रख लीजिएगा, यहां पे कहता है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 फॉर सर्टेन एंटरप्राइज, दीज एंटरप्राइजेस आर, मतलब इनके लिए मैंडेटरी है, इनके अलावा ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो किनके लिए मैंडेटरी है? तो कहता है ऐसी इंटरप्राइज जिनका इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज इन इंडिया में क्या है, एक तरीके से लिस्टेड है, ठीक है। आप यहां पे इन्वेंट्री के रेफरेंस में समझ सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज की भी यहां पे बात की जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी जिनकी इक्विटी या जिनका डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आपको बनाना कंपलसरी है, क्योंकि आप उस लेवल पे आते हैं जहां पे जनता को आपको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे कहता है सारे अदर कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज और बिजनेस एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर अकाउंटिंग पीरियड में, याद रख लीजिएगा, कोई पिछले या आगे आने वाले इसकी बात नहीं करता, अकाउंटिंग पीरियड, याद रख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर भी नहीं लिखा हुआ है, कैलेंडर ईयर भी नहीं लिखा हुआ, वो जब भी अपना अकाउंटिंग ईयर करे वो 12 साल की बात होती है। उस 12 साल में अगर वो 12 महीने में अगर वो 50 करोड़ को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो उनको यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे कहता है कि एज सच the cash flow statement has been prepared according to AS3 revise in this chapter. According to AS3 revise, cash flow statement summarize the cash inflows and cash outflows and the net changes in cash and cash equivalents resulting from operating, investing and financing activities of a firm during a period. तो खैर
अब ये बात हुई कि कुछ लोग सोचेंगे या फिर जो लोग वीडियो में सोच रहे हैं कि इतना ज्ञान बांटने की जरूरत क्या है। ठीक है, हमें ये जानने में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए कि इनको बनाना कंपलसरी है, उनको बनाना कंपलसरी। देखो भाई, ज्ञान देने के लिए मैं सीधा ज्ञान देता कि जो भी कंपनीज है, जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, उनको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया देखा जाता है। लेकिन अगर आप उन्हीं कैटेगरीज की कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के देखोगे और जब उसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट मिसिंग होगा, तब तो आपके दिमाग में सवाल होगा ना कि सर देखिए इन्होंने तो नहीं बनाया, आपने तो कहा कि बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन उन्होंने बनाया क्यों नहीं। तो देखो भाई, ये सारे प्रैक्टिकल ज्ञान होते हैं। कल को अगर आप सीए बनोगे तो आप ही ये तय करोगे ना कि देखो सर जी आपको बनाने कंपलसरी तो आप बनाइए, आप नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। तो यहीं पे आपके इन ज्ञान का काम आता है जिन ज्ञान के दम पे आप कमाने की कोशिश करते हो, एंड दीज आर द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा जानना जरूरी होता है कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। अब चलिए अब अपने ज्ञान की शुरुआत करते हैं, जिस ज्ञान के प्रोसेस से हम गुजरते हैं। आपके सामने 3 वर्ड है, कैश है, फ्लो है और स्टेटमेंट है। सबसे पहला टर्म हमारे सामने कैश। जिस लेवल पे आप आ चुके हैं या फिर जिस लेवल पे जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे, उस लेवल पे अब कैश का मतलब बस कैश नहीं रह जाता। ये उनके लिए कैश का मतलब बस कैश है जो कि कॉमर्स में आके अकाउंट्स की ABCD पढ़ना शुरू करते हैं। वहां पे कैश का मतलब कैश होता है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में आके या ग्रेजुएशन में आके या फिर CA, CS और CM या फिर CFA कोर्सेज में आके कैश को बस कैश मानेंगे, तो शायद आपको वापस जाके फिर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कैश का मतलब होता है एक लिक्विड एसेट। सीधी बात, ठीक है। कैश का मतलब क्या होता है? एक लिक्विड एसेट, मतलब जिसको हम ऑन शॉर्ट नोटिस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम बैलेंस शीट की तरफ नजर डालते हैं तो इनके लिए एक ब्रॉड टर्म उठाया जाता है जिनका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो यहां पे जो कैश लिखा हुआ है वो तो आप जानते ही, उसमें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका सेंस बस कैश नहीं है, बस रोकड़ा जो कि मेरे कंपनी के अकाउंटेंट के टेबल के ड्रॉर में पड़ा हुआ वो रोकड़ा नहीं, उसके अलावा भी, वो तो है ही, उसके अलावा जो बैंक में है वो भी क्या, तो वो भी, लेकिन बस नहीं, इसके अलावा और भी चीज जो कि इसके बराबर हैं। जैसे आपको बताया गया था, एक नाम बताइए जरा, चेक इन हैंड, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मतलब सीधी बात, इसके लिए मैं आपको बार बार एक लाइन कहता हूं, वो चीजें जो कि ऑन शॉर्ट नोटिस कैश में कन्वर्टेबल हैं, मतलब उसमें लिक्विडिटी का एक इंटेंस परसेंटेज आपको नजर आता है, आप उसको कैश के तरीके से क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। क्लियर क्या? अब दूसरा टर्म आपके सामने आ जाता है फ्लो। सवाल है ये फ्लो क्या है? देखो भाई, जब हम फ्लो की बात करते हैं तो आपको लगता है कि भाई जा रहा है, ठीक है, लेकिन जाएगा तभी जब कहीं से आएगा, ठीक है। तो फ्लो आपके सामने एक डुअल सेंस लेके आ जाता है, ठीक है, पहला आना और दूसरा जाना। लेकिन सवाल है कि आप आना लेके जाएंगे या आप जाना लेके जाएंगे? जवाब यहां पे है, आप ना आना लेके जाएंगे ना आप जाना लेके जाएंगे, विच मीन्स ना ही आप प्रॉपरली इनफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करेंगे और ना ही आप आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करेंगे। सवाल है सर आप तो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? कैश का आना और कैश का जाना। देखो भाई, ये समझाने के लिए मैं आपको समझा देता, लेकिन जब आप क्वेश्चन के फिगर्स बनाते हो तो आपको लगता है कि यहां पे तो मुझे कुछ और बताया गया। बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग। क्या शुरुआत में ट्रेड रिसीवेबल जो कि आपके लगभग एक तरीके से कैश को इफेक्ट करता है, पता होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल आपके कैश को इफेक्ट करता है। तो जब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की, ओपनिंग की, मतलब एकदम इंटेंस वाले नहीं, मतलब साल की शुरुआत की, तो आपके सामने ट्रेड रिसीवेबल था लगभग 1,20,000। क्या था? 1,20,000। और साल के अंत में जब अपने रिकॉर्ड्स को देखते तो वहां पे आपको नजर आता है ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000, ठीक है। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल में कमी हुई, कितनी कमी हुई? 20,000 की। तो जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना ही आप 1,00,000 रिकॉर्ड करेंगे, ना ही आप 1,20,000 रिकॉर्ड करेंगे, आपको कहा जाए रिकॉर्ड करने के लिए 20,000, ठीक है।
तो अब आप तो पूछेंगे अपने आप से सवाल, बहुत लोग नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप होंगे तो शायद आप पूछेंगे, क्योंकि सर आपने तो कहा था कि कैश का इनफ्लो रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या है, फ्लो, ठीक है, और इन में भी फ्लो है और आउट में भी फ्लो है। जबकि रियल सेंस क्या कहता है कि कैश के चेंज रिकॉर्ड किए जाते हैं, कि आपके पास जो कैश था उसमें कितना बदलाव आया, आपको ये रिकॉर्ड करना है। क्योंकि कैश के आने और कैश के जाने की कहानी अगर आपको जाननी है तो आपके पास लेजर में सर कैश अकाउंट पड़ा हुआ है, उठा के देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा समराइज्ड वे में। क्यों जी? अगर आपको और देखना है तो आपको उससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए था, आपको पूरा पूरा कैश बुक बना लेना चाहिए था। जब आपको देखना है कि कहां से आया और कहां से गया, तो कहां से आया और कहां से गया दिखाने के लिए बहुत चीज पड़ी हुई है पीछे के सफर में। कैश अकाउंट पड़ा हुआ है और कैश बुक पड़ा हुआ है। यहां पे हम कैश आने और कैश जाने की कहानी देखने नहीं बैठे हैं, हम ये देखने बैठे हैं कि मेरे सबसे इंटेंस लिक्विड एसेट में क्या बदलाव हुआ और वो कितना बदलाव हुआ और उस बदलाव का मुझ पे क्या फर्क पड़ा। तो इस फ्लो का यहां से इमेजिनेशन बदलना शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि जब उस सेंस से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको रिकॉर्ड करने में आसानी होगी। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली डजंट रिकॉर्ड प्रॉपर इन द प्रॉपर सेंस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। Actually, we need to prepare cash flow statement because we are interested to know the change in the cash or cash equivalents. हम यहाँ पर उस बदलाव को जानने में इंटरेस्टेड हैं, ना कि हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कहां से पैसा आया और मेरा कहां पे पैसा गया। क्लियर क्या? इसीलिए आप सबको काट छाट के अंत के फिगर में आपको वो बदलाव नजर आएगा कि कितना मेरा पैसा पूरे साल में बदला। दैट्स इट। क्लियर क्या? जैसे आपको पता था ना, हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में कम इंटरेस्टेड होते हैं, हमें चेंज इन स्टॉक से फर्क पड़ता है। और जब हम ट्रायल बैलेंस से दोनों को उठाते हैं तो हम दोनों को डायरेक्टली डालते किस चीज के लिए? चेंज इन स्टॉक को जानने के लिए। हमें करंट लायबिलिटी और हमें करंट एसेट से फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने वर्किंग कैपिटल से फर्क पड़ता है। इसलिए हम इन दोनों के एडजस्टमेंट्स को उस तरीके से सेट करते हैं जिस तरीके से वो डेटा मेरे सामने नजर आए। तो इसीलिए हम कैश की बात कर चुके हैं, कैश क्या होता है। फ्लो की जब आप बात करेंगे तो आप इनफ्लो और आउटफ्लो से ज्यादा तवज्जो आप किसको देंगे? चेंज को देंगे, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू नो द चेंज इन द कैश। दैट्स इट। ठीक है। स्टेटमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कैश में क्या बदलाव हुआ, उस बदलाव की नॉलेज या इंफॉर्मेशन देने वाले एक डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट्स इट। अब यहां पे समझिएगा, जब कैश की बात आती है तो हमें कैश की जरूरत क्यों होती है? सिंपल सी बात, धंधा चलाने के लिए, बिजनेस चलाना है। अगर बिजनेस चलाना है तो भाई कैश की जरूरत होगी। विदाउट कैश आप सोच नहीं सकते। तो ज्ञानी मानी इंसान यहां पे अगर आपको ज्ञान आके देने लगेगा कि भाई क्यों, हम उधार पे तो काम कर लेते हैं, ठीक है कर लीजिए, किराए भी उधार पे ही रख लीजिए, सैलरी भी उधार पे ही रख लीजिए, सामान भी उधार पे रख लीजिए, बेचिएगा भी उधार पे ही, पर चला आप ही मार्केट से उधार हो लें। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना सर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। धंधा चलाने के लिए आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को तो बियर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बियर करेंगे तो आप कैसे चलेंगे? आप एक दिन चल जाएंगे, 2 दिन चल जाएंगे, 1 महीने चल जाएंगे, पता चला हमारी मांगे पूरी करो का बोर्ड लग गया और आपको निकलना पड़ा अपने दुकान से। क्लियर क्या? तो भाई कैश तो धंधे में चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब धंधे की एक्टिविटीज को देखते हैं, कामों को देखते हैं, तो मेजरली जो हमारे काम हैं वो क्लासिफाई कर दिए जाते हैं 3 हिस्सों में। ये 3 हिस्सों की कहानी हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है जब हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। पहली चीज, धंधा शुरू करने के लिए पैसा आता है। धंधा शुरू करने के लिए हम पैसा जुगाड़ते हैं, या तो हम पैसा खुद लगाते हैं या फिर हम किसी को बकरा बना के पैसा लगवाते हैं। बेसिकली वो बकरा नहीं होता, बहुत बुद्धिमान इंसान जिसको हम इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं, वो अपना पैसा लगाए। अगर हम उधार पे लगवाएं तो डेटर हो गया मेरे, सॉरी क्रेडिटर हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो एक तो हमें पैसा लाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा लगाने वाले काम को आपने ऑलरेडी फाइनेंस के चैप्टर में पढ़ा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या पढ़ा था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि ये एक्टिविटी मेरे यहां कैश को लाने और ले जाने का काम करता है सर, ठीक है। अगर कोई मेरा इक्विटी शेयर परचेस करता है तो आपने सबसे पहले एंट्री क्यों की थी आपके शेयर कंपनी वाले चैप्टर में?
क्या एंट्री की थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया था ना। तो वहां पे तो सबसे पहले कैश पे ही तो सर सिस्टम चला ना। अगर कोई कहे कि भाई हमारा उधार में शेयर उतार दो, उतार दोगे क्या? नहीं उतारोगे। तो भाई देखो पहले पैसा आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, फाइनेंस हो गया, अच्छी बात है। अब उस पैसे को तुम क्या करोगे? एक तरीके से लगाओगे ना, और लगाने की भाषा हमारे लिए एक वर्ड लेके आते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। देखो भाई पैसा जुगाड़ोगे, पैसा आएगा आपके बिजनेस में, फाइनेंस किया जाएगा, पैसा लाया जाएगा, फिर उस पैसे को लगाया जाएगा, मतलब इन्वेस्ट किया जाएगा। अब पैसा जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट में तो आएगा नहीं क्या सर? आएगा। उधार दोगे तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आएगा। किसी कंपनी के इक्विटी में लगाओगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगाओगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये हुआ आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर कंपनी कहीं ना कहीं किसी दूसरे फील्ड में पैसा लगाती ही है। जैसे टाटा बेवकूफ था क्या कि CaratLane.com में पैसा लगा दिया? लगाया ना। यहां पे अगर देखोगे रतन टाटा ने CaratLane.com मतलब एक ऑनलाइन डायमंड सेलिंग ब्रांड में उन्होंने क्या किया? पैसा लगाया, फिर तनिष्क के साथ उसको जोड़ दिया। मतलब अपने चलते हुए काम के अलावा भी आप और भी कुछ काम करते हो, वहां पे आप पैसा लगाते हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट सर आपके कैश को फर्क नहीं करता क्या? कहीं प्रोजेक्ट में लगाना है, पैसा जाएगा, उस प्रोजेक्ट से आएगा पैसा रिटर्न के फॉर्म में, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत बड़ा काम होता है, कोई छोटा काम नहीं होता। उसके अलावा आपका अपना भी तो धंधा पानी है सर। आप ये बताइए, आपका अपना भी तो धंधा पानी है। आप सामान खरीदते हो, सामान बनाते हो और बना के बेचते हो, यही तो होता है ना। तो एक तो आपको पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, जिसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नाम से जानेंगे। दूसरा, उसमें से कुछ पैसा अपने प्रॉपर धंधे पानी पे लगाओगे और कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। तो जो इन्वेस्ट करोगे वो क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा। और जो रिमेनिंग आप अपने बिजनेस में पैसा लगाओगे, उस बिजनेस की एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग। एग्जैक्टली, आपने सही कहा, क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग। तो आपके सामने अगर देखोगे, आपके बिजनेस में मेजर 3 एक्टिविटीज होती हैं। पहला, पैसे का आना, दूसरा, पैसे का लगना, और तीसरा, उसका कुछ हिस्सा अपने बिजनेस पे लगा के बिजनेस को चलाना। तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग। अगर कुछ लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कहीं वो मुझे बेवकूफ ना समझे, इसके लिए मैं उनको बता दूं कि मैं यहां पे जो आपको समझा रहा था वो एक स्टोरी लाइन में समझा रहा था कि आपको समझ में आ जाए, आपको याद रह जाए कि 3 एक्टिविटीज क्या कहें। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जब आप इन तीनों एक्टिविटीज को रखते हो तो इनकी सीक्वेंस ऐसे नहीं होती जैसे मैंने बताया है। मैंने आपको पहले सीक्वेंस में क्या बताया? फाइनेंसिंग। दूसरा क्या बताया? इन्वेस्टिंग। और तीसरा क्या बताया? ऑपरेटिंग। लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो सबसे पहली एक्टिविटी को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा वो होगा ऑपरेटिंग, उसके बाद इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंसिंग। ये सीक्वेंस होता है। तो क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अपने समझने के लिए हमने इन 3 तरीकों को जाना है। अब जो समझिएगा, बात यहां पे शुरू होती है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे, क्या करेंगे? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने की शुरुआत कहां से होगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, इसमें जानना आपका इंटरेस्ट है या फिर ये चीज जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो भाई, जब आप बिजनेस करते हो, जब आप बिजनेस करते हो तो आपको किस चीज से मतलब होता है? प्रॉफिट। सीधी बात, प्रॉफिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप इन्हीं चीजों के लिए बनाते हो, राइट और रॉन्ग? आप इन्हीं चीजों के लिए बनाते हो ना। तो अब जरा समझिएगा कि एक तरफ आपके सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपके सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा आपके सामने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी हमारा पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान किस पे होगा? ऑपरेटिंग पे होगा। ठीक है, जब मैं आपको याद दिलाऊं कि इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग भी है,
तब आप याद करेंगे, अदरवाइज आप ये मान के चल लीजिएगा कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दुनिया में कोई चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सेट समझना जरूरी है, क्योंकि जो फंसोगे, सीधी बात बता रहा हूं, जहां पे फंसोगे ना वो यही होगा, क्योंकि एकदम दोनों सीधे हैं ऐसे, और ये है सीधा ऐसे। ठीक है, तो इसको पहले जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे गेम खराब हो तो सर आपका आगे का पूरा गेम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो कहते हैं ना, अगर हमें लॉन्ग टूर पे जाना है तो शहर से निकलना ही बड़ा चैलेंज होता है ट्रैफिक को क्रॉस करके, बाकी हाईवे पे तो सीधा सीधा चल ही लेंगे। तो सर जी मान लो कि दोनों हाईवे है और ये शहर का ट्रैफिक है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। तो जब हम ऑपरेटिंग की बात करते, किसकी बात करते हैं, ऑपरेटिंग की, तो हम चलेंगे उल्टा, हम सीधा नहीं चलेंगे। क्यों सर? क्योंकि हम सबसे पहले जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जब हम सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो आपको नहीं सिखाया गया कि आप पहले कैश फ्लो बनाइएगा। आपको क्या बताया गया? आप पहले 11th वाला नजरिया अपनाइएगा, ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे, फिर पीएल से क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, मैं कहूं कि पहले बैलेंस शीट बना लो यार, फिर पीएल बना लेना, फिर ट्रेडिंग बना लेना। बना लोगे क्या? नहीं बना लोगे। उसका एक सीक्वेंस है सर, क्योंकि ट्रेडिंग का जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो मेरे पीएल की शुरुआत बनेगा, और जो पीएल का अंत होगा वो मेरे बैलेंस शीट के बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो मैं ये सीक्वेंस नहीं तोड़ सकता। जो सीक्वेंस सेट है वो सीक्वेंस सेट है क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अगर मैं बताने बैठूं कि रीजन क्या, तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बैठेंगे तो ये कंफर्म सी बात है कि सर ये बैलेंस शीट के बाद बनेगी। किसके बाद बनेगी? बैलेंस शीट के बाद, क्योंकि पूरे डेटा मेरे सामने होते हैं और उन्हीं डेटास पे बनाया जाएगा। क्योंकि आप अपने क्वेश्चंस में भी अगर कभी नजर डालेंगे आगे जाके तो आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, वो कहेगा भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो कंक्लूजन यहां पे क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंडिपेंडेंट लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस स्टेटमेंट्स, whether it's a balance sheet or whether it's a statement of profit and loss। मतलब सारी कहानी सा बनी हुई है। चलो ये बात समझ में। अब ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली जो बातें हैं कि हमारे धंधे पाने वाली चीज, जो हमारे धंधा पाने वाली चीज है, उन चीजों को हम रिकॉर्ड कहां करते हैं? बताइएगा। मतलब बारीकी से रिकॉर्ड कहां करते हैं, एक एक चीज, मतलब छोटी चीज को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं? पीएल, ट्रेडिंग, मेरे धंधे पानी वाली चीज सर, जो बिजनेस हम करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल, वहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है ना। क्योंकि जैसा आपको याद होगा, जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की, याद करो कभी, तो उस ऑपरेटिंग रेशियो का जो गेम उठता था वो कहां से उठता था? उसी स्टेटमेंट ऑफ पीएल से या पीएल अकाउंट से। उसी ट्रेडिंग का कुछ कंटेंट हम मिलाते थे अपने ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने के लिए। और ऑपरेटिंग रेशियो में आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताते हैं कि हम धंधा सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और धंधा सही से करे नहीं कर रहे मतलब क्या? हम सामान सही से बेच रहे कि नहीं बेच रहे, सामान बेच के मेरे पास पैसा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, उधारों को सही से चुकाया जा रहा है कि नहीं चुकाया जा रहा। यही तो होता है ना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। मतलब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सामान खरीदना और सामान बेचना, अपने डेली रेगुलर के खर्चों को पे ऑफ करना, और कुछ जो इधर उधर की कमाई हो जाती है उन सब इधर उधर की कमाई को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में। मतलब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको समझने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग पे भी थोड़ा नजर डालना होगा और आपको अपने पीएल पे भी थोड़ा बहुत नजर डालना होगा। लेकिन जरा समझिएगा, हम जानने बैठे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे कैश में क्या बदलाव हुआ। वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण मेरे कैश फ्लो में क्या बदलाव हुआ। सब चीज तो बन चुका है। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि ट्रेडिंग और पीएल वाली बात होती है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है?
अब आप बस नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट के दो वर्जन हो जाते हैं। कौन से? बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर। कौन सा वाला डेटा मेरे लिए ज्यादा यूजफुल होता है? बिफोर वाला, क्योंकि जो आफ्टर वाला होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। हमें जो बिजनेस की नजर से जानना है ना, हमें बिजनेसमैन के नजर से नहीं जानना एक्चुअली, हमें अपने बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो बिफोर वाला डेटा एक्चुअली मेरे बिजनेस की कहानी बयां करता है। बाकी सरकार टैक्स 50% कर दे तो 50% ले जाए, मेरा धंधा खराब हो गया क्या सर? मेरे धंधे की अनइफिशिएंसी नहीं वो दिखा रहा है ना, मेरा तो प्रॉफिट जितना है वो उतना है। अब यहाँ पे मालिक डिविडेंड पूरा मांग ले, वहां पे चला जाए मेरा पूरा का पूरा पैसा, मुझे कैसे फर्क पड़े? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। तो हमें कौन से प्रॉफिट से फर्क पड़ता है? बिफोर वाले से। हमें आफ्टर वाले को कोई भी वैल्यू यहां पे नहीं देनी। मतलब मेरे को शुरुआत करनी है कहां से? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड जो भी आपको, आप समझना जरा। हमें इंटरेस्टेड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, मतलब मुझे मतलब है किससे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट मुझे मिला है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन सबसे एडजस्टेड है। राइट और रॉन्ग? एकदम फ्लो से समझिएगा इस बात को। ठीक है, जिस चीज को लेके मैंने सबसे पहले यहां पे मार्क करा कि हमारी जो कहानी की शुरुआत होगी, ठीक है, वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर से। किससे? बिफोर से। ठीक है, दूसरा जो जगह मेरे लिए होगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्फ्लुएंस्ड होता है, एडजस्टेड होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है, एडजस्टेड होता है ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हूं, एकदम समझिएगा इस बात को दिमाग में, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और हमें ऊपर वाला डेटा चाहिए होगा, तो जिस चीज को हमने घटाया है उसको क्या करेंगे? सीधी सी बात। और जिस चीज को ऐड किया उसको क्या करेंगे? एकदम सिंपल सी बात। क्लियर? क्या कोई दिक्कत? अब समझिएगा, एक तरफ हमारे सामने होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आपको आंख धोना है जाके आंख धो लीजिए। और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, हम नीचे पहुंचने के लिए इनकम को जोड़े थे और एक्सपेंस को घटाए थे। ऊपर वाला डेटा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस को जोड़ना होगा और इनकम को घटाना होगा। ठीक है, अब सवाल है कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसमें क्या क्या चीज है? ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, जरा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट निकालिएगा जिसका पेज नंबर है 6.8। ठीक है, आप ये मत देखिएगा कि ऐड की कहानी कैसे कह रही है, लॉस की या सब्सट्रैक्ट की कहानी क्या है, ऊपर क्या नीचे क्या, जो मैं आपको बताऊं बस वही देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे कैश फ्लो में क्या बदलाव हुआ। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होगी उसके अंत के रिजल्ट से होगी, क्योंकि सब चीज बना हुआ है तो हमें पीछे से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू कहां से करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, आप समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आप देखिएगा लिख रहा है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, उसमें ऐड कर रहा है डेप्रिसिएशन। अब समझ में आया कि ये जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको हम ऐड क्यों किए? क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया था
और हम उल्टा जब चल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम बेसिक सा सेंसर है, उसमें और कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स सर, या अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइजेशन समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? डिप्रिसिएशन ऑफ गुडविल। एक तरीके से अमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन ही है, लेकिन वो इनटैंजिबल एसेट्स का है। डिप्रिसिएशन टैंजिबल का होता है। याद होगा क्लास 11th मैंने डिप्रिसिएशन के चैप्टर में बताया था कि कभी अमोर्टाइजेशन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो भी डिप्रिसिएशन ही है, बस फर्क है कि डिप्रिसिएशन फिक्स का होता है, अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल का होता है। क्लियर क्या? तो आप देखोगे इसमें डिप्रिसिएशन है, ठीक है। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पता है ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? धंधा पानी शुरू करने से पहले के जो खर्चे। ऑपरेटिंग है क्या? नहीं। बिजनेस चलाने का खर्चा क्या? नहीं सर, शुरू करने का था, ठीक है। या फिर यहां पे कहता है कि जब आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते थे, याद है ना सर, नुकसान होता था और हम उसको राइट ऑफ करते थे अपने रिजर्व से, ठीक है। तो वो भी तो नॉन ऑपरेटिंग है सर, कि ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग है। और खर्च था, खर्च और लॉस सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कोई कहीं लॉस देख लीजिएगा तो अपना दिमाग मत पलट दीजिएगा, क्योंकि आप एकदम सबसे कोर लेवल पे जाइएगा सर। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे एक्सपेंस और लॉस को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद नीचे देख लीजिए, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब इस लाइन को समझ, इस लाइन से आप क्या समझते हो? यहां पे कोई समय की दरकार नहीं है सर, हमें सीधा ये जानने में इंटरेस्ट है कि हमारे कैश में क्या बदलाव आया। इस बात को समझिए ना। तो इंटरेस्ट वाली कहानी यहां पे आपके लिए क्या करके लाके जोड़ दी गई है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा। हमने यहां पे एक बात कही थी, जिस बात को अब क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि उस झूठ को मैंने यहां तक ढोया, अब मैं आगे नहीं ढो सकता, क्योंकि अब उस झूठ को बताने का समय आ गया है। हमने कहा कि नेट प्रॉफिट के दो वर्जन होते हैं, एक है बिफोर और एक है आफ्टर, ठीक है। अब बिफोर की जब बात आती है तो हमारा एक लैंग्वेज बन जाता है, हम कह देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब जरा समझिएगा भैया, टैक्स एक ऐसी चीज है जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो हमें एक दिन पहले भी बताया गया तो भी देंगे, और एक साल पहले बताया गया तो भी देंगे, और 10 साल से बताया जा रहा है सेम तो वो भी देंगे। लेकिन इंटरेस्ट मेरे कंट्रोल में है सर, और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेरे अल्टीमेट प्रॉफिट को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि टैक्स से पहले हम क्या घटाते हैं? इंटरेस्ट। ये बात समझ में आई? और इंटरेस्ट मेरे एक्चुअली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बनता है सर, राइट और रॉन्ग? जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, एकदम नॉर्मल बच्चों वाले मैं बेस की बात कर रहा, तो क्या आपने इंटरेस्ट बाद में घटाया था क्या? नहीं। आपने पीएल में डेबिट साइड प्रॉफिट जाके इंटरेस्ट लिख दिया था, उसके बाद की प्रॉफिट हमारे पास आई थी। मतलब जो पीएल में जनरली जब हम बच्चे थे तो हम जो निकालते थे नेट प्रॉफिट पीएल से, वो कौन सी प्रॉफिट थी? बिफोर इंटरेस्ट वाली, आफ्टर इंटरेस्ट वाली? आफ्टर इंटरेस्ट वाली, क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरे कैश फ्लो को अफेक्ट करती है, जो कि मेरे कंट्रोल में है। मैं उसको बढ़ा सकता हूं, मैं उसको घटा सकता हूं। अगर कोई देख रहा है, कह रहा है भाई तुम्हारा तो बहुत ज्यादा पैसा इंटरेस्ट लेके चला जा रहा है, जल्दी से पहले डेब्ट को क्लियर करके खत्म करो, आपको कहेगा भाई तुम्हारा टैक्स बहुत ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, हम कहेंगे मेरे कंट्रोल में है क्या? लेकिन इंटरेस्ट मेरे कंट्रोल में है। तो अब यहां पे एक छोटा सा बदलाव मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि ये वाला जब हम शुरू करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, बिफोर इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं, डिविडेंड भी नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने दो अलग अलग एक्टिविटी हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सर वो वाला जो पैसा है ना, वो फाइनेंसिंग के हिस्से में है,
इस हिस्से में नहीं है, वो मेरे ऑपरेटिंग का हिस्सा है नहीं। अगर ऑपरेटिंग का हिस्सा होता तो हम डिविडेंड को भी पीएल के डेबिट साइड लिख देते। लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि मेरे ऑपरेटिंग हिस्से नहीं होते, वो मेरे ऑपरेटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता, वो फाइनेंस का हिस्सा होता है। समझ में आया? तो इसीलिए जब अब शुरू करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे आगे कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब जो आप शुरू करेंगे वो किसे शुरू करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट जो कि मेरा नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस है सर, आगे उसकी एडजस्टमेंट है। समझ में आया? तो छोटी छोटी बातें जरूर मेंशन कीजिएगा, कहीं पे पूरा पूरा गेम आपका बदल जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट अब वो शॉर्ट टर्म पे हो सर, लॉन्ग टर्म पे हो, जोड़ोगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए उसको घटाए थे। क्लियर? आगे चलिए। आगे कहता है कि जो अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेचा था सर, तो उस पर आपको नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान को आपने पीएल की डेबिट साइड दिखाया था, मतलब घटाया था। अब क्या करोगे? जोड़ो। समझ में आया? अब यहीं पे प्रॉफिट होता तो क्या करते? घटा देते। क्लियर? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाता। ठीक है। अब यहां पे एक और चीज लगे, यहां देख लो, क्योंकि सबका अपना डुअल इफेक्ट है। जैसे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो कहो, तो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, तो आप इसको क्या कर रहे हो? घटा रहे हो, सॉरी ऐड कर रहे हो, माफ करना। पीएल में आप घटाए थे, यहां पे क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। लेकिन वहीं पे जब आपको इंटरेस्ट मिलती है जो कि आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, तो पीएल में क्या किए थे? ऐड। तो यहां पर क्या करोगे? मतलब इंटरेस्ट के भी दो हिस्से, और फिक्स असेट जब बेचोगे तो प्रॉफिट और लॉस उसके भी दो हिस्से। यहां पे कोई ज्यादा गेम नहीं बदलता। आगे कहता है, आप याद कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे आपके एडजस्टमेंट्स में लेके जा रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जब बात आती थी कि मेरा डेटर इतना है और इतना मेरा बैड डेब्ट हो गया और इतने डेटर को पे कर दिया और हमें इतना % प्रोविजन बनाना है, तो हम देखते थे कि पहले कितना बना हुआ है। देखते थे कि नहीं देखते थे कि पहले कितना बना हुआ है, और अब देखते हैं कि अब कितना बनाना है एज पर क्वेश्चन। अगर पहले ज्यादा था तो उसको सर कम कर देते थे, राइट और रॉन्ग? और अगर कम था तो उसी पीएल के डेबिट साइड से बढ़ा देते थे, राइट और रॉन्ग? मतलब वहीं पे कहता है कि जब हम प्रोविजन बढ़ाते थे तो पीएल के डेबिट साइड दिखाते थे, क्योंकि हमें प्रोविजन ज्यादा बनाने की जरूरत है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो वहां पे डेबिट होता था, डेबिट घटाता था, तो यहां पे क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। मतलब इंक्रीज इन प्रोविजन, यहां पे आप क्या कीजिएगा? ऐड, क्योंकि वो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा है। वही डिक्रीज वाला कहां जाएगा? सब्ट्रैक्ट या लेस, कहां पे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कैटेगरी में। समझ में आया? ओके, एक ही हिस्से से दोनों हिस्सा समझिएगा, ठीक है। और आपको बस पीएल यहां पे इमेजिन करना और कुछ नहीं इमेजिन करना। तो उसमें भी आप अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग कैश फ्लो में पीएल का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मुझे लगता है कि इसके इस्तेमाल से आप समझ पाओगे। क्लियर? आगे अब यहां पे बात आती है कि अब आप घटाएंगे किसको? अपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम? इंटरेस्ट वाली कमाई, उसको आप क्या कीजिएगा? घटाइएगा। उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है? डिविडेंड इनकम, याद है ना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नीचे अगर एडजस्टमेंट पे दिया होता था तो पीएल के क्रेडिट साइड जाके रिकॉर्ड करते थे कि नहीं रिकॉर्ड करते थे? तो उसको तो हम यहां पे जगह देंगे ही देंगे। अगर रेंट वेंट की कमाई हो गई तो उसको भी यहां पे जगह देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे, दूसरी बात है, बट जगह देंगे। क्लियर? कमीशन हो गया, वो भी मेंशन किया क्योंकि वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही है। उसके बाद यहां पे और क्या क्या है? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, या फिर आपके डाउटफुल डेब्ट में डिक्रीज नजर आ रही है, यही चीज आप रिकॉर्ड कीजिएगा। समझ में आया? तो देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉर्मूले और फॉर्मेट रटिए मत, कहानी की सीक्वेंसिंग से इसको मेंटेन कीजिए। हमें जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो का क्या हाल और चाल है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग की कहानी मुझे पता चलती है ट्रेडिंग और पीएल के हिस्से से, और ट्रेडिंग एंड पीएल हम बना चुके हैं सब चीज,
हम अंत में कैश फ्लो बनाने बैठे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कहां से? अंत के रिजल्ट से। और अंत के रिजल्ट में मेरे पास क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से, क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब फिर थोड़ा ऊपर जाने के लिए हमने जो किया था उसको रिवर्स करेंगे। जैसे जब हम नीचे आते हैं तो सीढ़ी से उतरते हैं, ऊपर जाने के लिए उसी सीढ़ी से हम उल्टा चढ़ते हैं। तो वही हम करेंगे। इसको निकालने के लिए हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाया था। ठीक है, तो अब हमें ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली हमने क्या किया था? अपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया था। अब वापस से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस बात को समझ लिए। तो इसलिए आपके सामने एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम का जिक्र किया गया है, जिसमें से आपके जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड किया गया है और इनकम है उसको सब्ट्रैक्ट या लेस किया गया है। क्लियर क्या? तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी भी कैश फ्लो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई खर्चा काहे जोड़ दिया, जबकि हमें कैश फ्लो निकालना तो खर्चा घटाना चाहिए था। ठीक है, और कमाई का है भैया घटा दी, जबकि कमाई मेरे कैश को बढ़ा रहा है। तो सर उस नजर से नहीं देखना, हमें एक दूसरा नजर देखना है, दैट्स कॉल्ड कि हमें चाहिए क्या, ये हम जानने में इंटरेस्टेड होने चाहिए। क्लियर? तो चलो भाई, यहां पे अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को देखते हो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में। दूसरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसमें से ऐड और लेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर क्या? अब जरा इधर नजर फिर से डाल लीजिएगा। सर ठीक है, आपने तो बता दिया कि हम इसका क्या करेंगे और इसका क्या करेंगे और क्यों करेंगे भी बता दिया, लेकिन हमें तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। हमें ज्ञान थोड़ी बांटना है बैठ के कि बताइए, बताना है। बांटना का मतलब होता है बताना। ठीक है, झाड़ना जिसको कहते हैं, ज्ञान मत झाड़ो। ठीक है, तो हमें ज्ञान झाड़ना नहीं, हमें ज्ञान दिखाना है, क्वेश्चंस बनानी है। तो क्वेश्चंस तो किसी भी वे से आ सकता है। ऐसे ठीक है, ये तो सीधा सीधा दिया रहेगा, लेकिन गेम यहां पे लगाया जाएगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर आएगा कैसे? सबसे पहले आपको जानना ये चाहिए, और याद रख लीजिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया रहेगा। दिया रहे तो आप खुशकिस्मत है, नहीं दिया रहेगा। और आपको निकालना है, और आपने कैसे निकाला ये दिखाना भी है, और जहां पे दिखाएंगे उसका नाम होगा नोट्स। जैसे जब हम शेयर के क्वेश्चंस बनाते थे और बैलेंस शीट तैयार करते थे, तो जब गेम बड़ा होता था तो हम नोट लिख देते थे, आके देख लीजिए कैसा निकाला। तो यहां पे भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया ये बताना जरूरी है, और ये सेपरेटली आप बताएंगे, और इस पे बाकायदा अगर आप नहीं बताएंगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा। तो अब हमें जानना ये चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया है। क्लियर क्या? जस्ट आपके अगले वाले पन्ने पे एक कुछ तौर तरीका दिया हुआ है। तौर तरीका क्या है? 6.9 देखिएगा पेज नंबर, तो 6.9 पे नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी सर। चलिए अब जरा समझिएगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो फाइनल होगा ना मेरे लिए, क्योंकि अगर हमें निकालना ये है तो ये मेरे लिए फाइनल है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? आपको क्वेश्चन में खुला दे दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। अब इसमें मत दिमाग लगाइएगा कि बिफोर वाला है कि आफ्टर वाला है। भैया नेट प्रॉफिट है, दैट्स इट। ठीक है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अब इसमें कुछ चीज जोड़ोगे तो कुछ चीज घटाओगे, तब आपको जाके क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या क्या घटाएंगे क्या क्या बढ़ाएंगे, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। पेज नंबर बताता हूं, वो है आपका पेज नंबर 6.14। क्या है? 6.14।
14 दिखा? वहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पूरी कहानी बड़े विस्तार से और कारणों के साथ बताई गई है। यहां पे देखोगे कहता है स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या, आपको डिटरमाइन करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उस डिटर्मिनेशन के लिए आपको शुरुआत करनी है कहां से? सबसे पहले देखो भाई, आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा ना, क्योंकि वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आफ्टर भी है, बिफोर भी है, नेट प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी है। मतलब नेट प्रॉफिट का पूरा खानदान कहां बैठा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेटमेंट सर आपके शुरुआत का भी होगा और स्टेटमेंट आपके अंत का भी होगा ना? जिस डॉक्यूमेंट के साथ चलोगे वो साथ का, जो अंत में बनाओगे वो अंत का। ये मत सोचिए सर 1 अप्रैल को ही बनाते हैं क्या स्टेटमेंट? भाई कुछ धंधा पानी नहीं हो, स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? तो अगर मान लेते हैं आपके सीजन की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से होती है। कब से? 1 अप्रैल 2020 से होती है। तो 31 मार्च 2021 के वक्त ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल कब का होगा? 31 मार्च 2020 वाला। और 31 मार्च 2021 को तो बना ही रहे हो सर, ये हो गया आपका क्लोजिंग। मतलब ये चीज कंक्लूसिव प्रूफ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही बनाई जाएगी, पहले नहीं बनाई जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो दोनों का डिफरेंस आपको लेके चलना है, डिफरेंस को लेके चलना है। पूरे साल में क्या चेंज हुआ? मान लेते हैं मैं लेके चला था 100 रुपया और अंत में मेरे पॉकेट में पड़े हुए हैं 500। मतलब कितने मार्जिन से बढ़ा? 400। ये 400 आपका पॉजिटिव फिगर होगा। दैट्स इट। क्योंकि जो आपके पास आप उसी की बात करेंगे सर। पास का मतलब बस वो वाला नहीं, वो सारे कैश वाले मैटर। ठीक है, इसी से तो मतलब है ना आपका, बस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत यहां पे कहता है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे और इसमें हम कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या ऐड करेंगे? देखो भैया जरा ध्यान से समझना। प्रपोज्ड डिविडेंड, उसके बाद कहता है इंट्रीम डिविडेंड, उसके बाद कहता है ट्रांसफर टू रिजर्व, और उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको नहीं लग रहा ये सारे पैसे तो सर चले गए हैं, आउटफ्लो के नजर में है ये चीजें, और मैं इसको ऐड कर रहा हूं। और नीचे देखोगे लिखता है रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब पैसा आया है उसको घटा रहा है यहां पे। तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, गलत बना दिया क्या ये? नहीं, हम उल्टा चलेंगे, जिंदगी में नहीं, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, हम क्या चलेंगे? हम उल्टा चलेंगे सर। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब जिस रास्ते आए थे उस रास्ते में जो चीज ऐड करते गए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो चीज सब्ट्रैक्ट करते गए वो क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड की कहानी जरा समझिएगा। हम पहले प्रपोज करते हैं, ठीक है, कुछ लोग मुस्कुरा दिए हैं, समझ रहे हैं कि आपके अंतर मन में अभी क्या चल रहा होगा। हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का भरोसा दिलाते हैं, उसमें भी भरोसा ही दिलाते हैं। ठीक है, और सच तो बात की बात होती है, यहां पे भरोसा ही दिलाते हैं, कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं। ठीक है, हम शेयर होल्डर को सांत्वना दिलाते हैं, तुम चिंता मत करो, समय समय पे मैं हूं। ठीक है, और तुम जिस समय कहो उस समय पे भी मैं हूं। क्लियर? मतलब आप जो पैसा लगाए हैं आपको डिविडेंड दिया जाएगा, दिया जा रहा है नहीं सर, क्योंकि जो प्रपोज टर्म है व्हिच मींस ये फ्यूचर का होगा। मतलब 2020 में जो हमने वादा किया है
तो उस वादा निभाने की तारीख क्या होगी? 2021। राइट और रॉन्ग? मतलब 2020 में पैसा गया क्या मेरा? नहीं। 2020 में सिर्फ वादा गया, और वादे की कोई वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं होती। हम मुकर भी सकते हैं हम मुकर भी सकते ना राखी। चलिए, तो जिस दिन और जिस महीने और जिस साल में वादे का एग्जीक्यूशन होगा, उसी साल वो चीज लिखी भी जाएगी, अदरवाइज उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब अगर हम पिछले साल वादा किए तो इस साल दे रहे हैं ना, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस साल होगा, उस साल नहीं होगा। तो प्रपोज डिविडेंड अगर आपके सामने दो है, एक है प्रपोज डिविडेंड ऑफ दिस ईयर और एक है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो दिस ईयर वाला दैट ईयर में जाएगा और प्रीवियस ईयर वाला दिस ईयर में जाएगा। समझ में आया कि प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला लेंगे? प्रीवियस वाला, क्योंकि जाएगा इस ईयर। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड का मतलब क्या? बीच में ही पे कर देते हैं। आ गया, गर्माहट बढ़ गई, जल रहा है, थोड़ा सा कम कर दो। ऐसा जलता तो नहीं है, वो सुकून ही देता है, बट स्टिल, क्योंकि जब लोग देखते हैं तो वो जल रहे हैं ना, ये नहीं जल रहा, वो जल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दे दो, वो शांत हो जाएंगे। मतलब शेयर होल्डर्स देख रहे हैं कि सर आपको हर क्वार्टर पे, हर मंथ पे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो बड़ी टकटकी भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपको दे देते हैं। और सर इंटरिम डिविडेंड इस साल का इसी साल दिया जाएगा, वादा खिलाफी यहां पे नहीं चलती। क्लियर? तो इसीलिए आप देखोगे प्रपोज डिविडेंड इस साल का, और सॉरी प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, और इंटरिम डिविडेंड इस साल का। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व कहां से करते हैं सर? ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली ज्यादा तो नहीं होता, बट एक तरीके से उम्मीद है कि थोड़ा सा अगर हालात ऊपर नीचे रहा तो कहीं हम ऊपर नीचे ना हो जाए, उसके लिए हमें कुछ पैसा बचाना होता है। ठीक है, कहां से बचाते हैं सर? उसी प्रॉफिट से बचाते हैं कि पहले ही बचा लेंगे, खाने को पैसा नहीं बचा लेते हैं। बोलिए। राइट ऑफ करने वाला है ना रिजर्व का मतलब? हाँ, तो मैं रिजर्व समझा रहा हूँ कि ट्रांसफर टू रिजर्व क्या सेंस यहाँ पे क्या है, ये जा रहा है ना, वो वाली चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा हम रिजर्व में लेके चले जाते हैं, तो वो भी क्या हो रहा है? जा रहा है। याद रखना, प्रपोज वाला भी जा रहा है, इंटरिम वाला भी जा रहा है, रिजर्व वाला भी जा रहा है। बस फर्क ये कि रिजर्व वाला जा तो रहा है लेकिन अपने पास ही रह रहा है, इंटरिम और प्रपोज चला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। याद है ना, मैंने बार बार कहा है आपको कि आपकी कमाई खूब हो जाए सर, जरूरी नहीं है कि आप टैक्स देने में सक्षम हो, क्योंकि आपकी कमाई इतनी हुई कि आप टैक्स स्लैब में आ गए, टैक्स कैलकुलेट किया, देखा 2 करोड़ टैक्स पे करना पड़ रहा है, जेब देख रहे हैं तो खाली, आपने कहीं पे लगा दिया पैसा, लेकिन वो दिक्कत होती है सर, आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। इसके लिए आप पहले से तैयारी कर लेते हो कि अगर बाखुदा हम टैक्स स्लैब में आ गए और टैक्स देने के लिए हम कैपेसिटेटिव उस वक्त नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है पे करने के लिए, तो मेरे पास एक पड़ा हुआ हो जहां से हम निकाल के दे दे टैक्स प्रोविजन, उसको भी हम अलग ही रखते हैं। और वो टैक्स वाला प्रोविजन है, सब वाले प्रोविजन नहीं है, सारे प्रोविजन तो हमने इसमें लगा दिए, ये बस टैक्स वाला, बस और बस टैक्स वाला प्रोविजन। समझ में आया? चलिए, अब देखिए यहां पे बात आती है कि हम इस चीज को ऐड क्यों करते हैं, ये जानना आपको थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। देखो भाई, अगर आप करंट ईयर में इंटरिम डिविडेंड पे करते हो, बेसिकली मैं इंटरिम डिविडेंड से इसकी शुरुआत कर रहा हूं और आपके बुक के रेफरेंस से ही जा रहा, मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा इसमें। यहां पे कहता है कि अगर यहां पे आप करंट ईयर में डिविडेंड पे करते हो, इंटरिम डिविडेंड, ये बताइए ये आपके इन तीनों एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, किसके हिस्से में जाएगा? फाइनेंसिंग।
क्योंकि जहां से पैसा लाते हैं वो सब फाइनेंसिंग है, और शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया फाइनेंसिंग में है, और उसको पैसा देंगे तो वो भी कहां पे है? फाइनेंसिंग में। अब जरा समझिएगा, हमें चेंज मेजर करना होता है, हमें चेंज मेजर करना। चेंज कैसे मेजर होगा? जो आया जो गया डिवाइड माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डिविडेंड देते हैं तो एक्चुअली ये कहां पे घटाया जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, कहां पे घटाया जाएगा? मैं सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूं, दिमाग मत लगाइए। फाइनेंसिंग में घटाया जाएगा। अगर मैं उसको यहां पे फिर से घटा लूं तो दो बार घट जाएगा ना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीनों के बाद बन के आएगा यहां पे, और यहां पे श्योर है कि प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड दोनों क्या होगा? घटेगा यहां से, क्योंकि यहां पे पैसा वो जा रहा है। क्लियर? अगर हम यहां पे भी घटा के लेके चले तो दो बार सर वो घट गया। राइट और रॉन्ग? मतलब अगर मैं एक जगह ऐड कर देता हूं और अगर दूसरी जगह घटा देता हूं, इफेक्ट मेरा बराबर हो जाए। तो इस चीज के लिए आपको इस हिस्से में इसको कैलकुलेट करने के लिए उस इंटरिम डिविडेंड को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज बाद में जाके घटने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड के साथ भी सर वही होता है, उसको भी घटाते ही हैं, तो यहां पे हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डबल घटाएंगे तो मेरा डेबिट और क्रेडिट का जो मार्जिन होगा ना वो डबल हो जाएगा। कहते हैं ना, हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब एक चीज कहीं ना कहीं घट रही है तो कहीं ना कहीं बढ़ जरूर रही होगी, तभी जाके हम डबल एंट्री सिस्टम पे बैलेंस कर पाएंगे। क्लियर? तो डिविडेंड वाली कहानी तो क्लियर हो गई सर, कि हम ऑपरेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए जब हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उस केस में क्या? उस केस में हमें प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड को घटाना क्यों है? क्योंकि आप यहां पे सीधा एक रीजन कहोगे, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा, और वहां पे घटेगा। यहां पे भी घटा देंगे तो बैलेंस गलत आ जाएगा, हम वहां पे घटाएंगे, श्योर है यहां पे हमें ऐड कर देना होगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद की सर कुछ चीजें हैं। रिजर्व तो वहां पे नहीं जाएगा, कि जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स तो सर वहां पे नहीं जाएगा। ये दोनों चीजें तो अलग हो गई। इसको हम यहां पे क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि पहले वाले रीजन पे तो अब ये चीज चलेगी नहीं। अब देखो, यहां पे आप ट्रांसफर टू रिजर्व की भी बात करो, समझिएगा। यहां पे देखिए कहता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व, इसको नेट प्रॉफिट पे हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सुनना जरा, जब हम प्रॉफिट निकालते पकालते हैं तो ट्रांसफर में रिजर्व में और प्रोविजन में ट्रांसफर करने के बाद आता है। बताओ, जब हम अल्टीमेट प्रॉफिट लेके कहते हैं कि देखो भैया मेरा ये हुआ प्रॉफिट, तो वो जो फाइनल वाला प्रॉफिट होता है वो रिजर्व में ट्रांसफर के बाद का होता है। जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो टैक्स के प्रोविजन के बाद का होता है। अगर कोई विदाउट प्रोविजन, विदाउट रिजर्व अपना टैक्स बता रहा है, अपना प्रॉफिट बता रहा है, तो आप उसके प्रॉफिट में मत भरोसा करो, क्योंकि उसका बिजनेस अनस्टेबल होगा। पता चला नया मशीन खरीदना है, वही प्रॉफिट इस्तेमाल कर लिया, होता है ना। पता चला एक केस में फंस गया, वही प्रॉफिट इस्तेमाल कर लिया, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली सच में प्रॉफिट कहलाएगा क्या? नहीं। इसीलिए तो हम नोन लॉसेस और अननोन लॉसेस की तैयारी करके और उसमें पैसा ट्रांसफर करके जो बचता है उसे ही अपनी अल्टीमेट प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो ये जो नेट वाला प्रॉफिट है सर, एकदम नेट वाला फाइनल वाला प्रॉफिट, उसमें ये जो रिजर्व वाला मैटर था वो एडेड था कि सबट्रैक्टेड था? घटा के आया था। और अब हमें उससे पहले वाला फिगर जानना है तो क्या करेंगे? सीधी बात।
वही गेम प्रोविजन के साथ लगेगा। जब हम फाइनल वाला प्रॉफिट निकाल रहे थे तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम घटाए थे कि ऐड किए थे? घटाए थे, तब तो फाइनल आया था। अब क्या करेंगे? सीधी बात सर, हम ऐड कर देंगे। अब एक और चीज समझिएगा, ये तो पता चल गया कि हम ये चीज ऐड क्यों करेंगे, डिविडेंड्स क्यों करेंगे, और रिजर्व में जो ट्रांसफर किया और टैक्स के लिए जो प्रोविजन तैयार किया वो हम ऐड क्यों करेंगे। दोनों का रीजन अलग रहेगा, समझ लीजिएगा, टोटली अलग है। ठीक है, अब अंत में एक चीज लेस कर रहा है। क्या लेस कर रहा है? रिफंड ऑफ टैक्स। सर ये रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, समझिएगा जरा ध्यान से। एक बेसिक एग्जांपल है, और एग्जांपल का मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस आपसे कैमरे पे भी रिकॉर्ड करके कह रहा हूं। जब जीएसटी आया था ना, तो सरकार ने बहुत सारे प्लान लॉन्च किए थे। हैंडीक्राफ्ट वाले के लिए भी उसमें जीएसटी का प्रोविजन डाल दिया गया था। ठीक है, कहा तो गया था कि हैंडीक्राफ्ट वाले पे या हैंडलूम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसी दरमियान मुझे भदोही जाने का मौका मिला। भदोही आपको पता होगा कालीनों की फैक्ट्री कही जाती है, कालीन नगरी भदोही। वहां पे प्रॉपर कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स तक ओपन सरकार ने किए थे। उनको कहा गया कि आप टैक्स से फ्री हैं। तो टैक्स से फ्री का मतलब ये मत कब जिंदगी में समझ लिया कि हमको टैक्स ही नहीं देना है। आप कैलकुलेट कीजिए, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए और सरकार को पे कीजिए, सरकार आपको वापस कर देगी। बहुत बार होता है, बहुत बार सरकार बीच में ही प्लान लेके आती है, कहती है कि इतना आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा, अगले साल इतना आपको आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा प्रोविजन है, जो लोग बिजनेस में डील करते होंगे उनको पता होगा कि टैक्स का रिफंड भी आता है। समझ में आया? तो अगर मान लेते हैं आप 2020-21 की अकाउंटिंग ईयर में हैं, आप 2020-21 के अकाउंटिंग ईयर में हैं और आपने टैक्स पे किया, सरकार की पॉलिसी के अनुसार आपको टैक्स का एक रिफंड मिलेगा। इसी साल मिलेगा, 21-22 में। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में मिलेगा। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, टैक्स के अनुसार वो ईयर असेसमेंट होता है, मान लिया अकाउंटिंग ईयर हो गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, अब भैया नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आपका कौन सा होगा? 21-22, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग ईयर तब 20-21 था, आपने टैक्स 20-21 में फाइनल पे करोगे, तभी तो वो अंत में आपको रिफंड करेंगे। और रिफंड कब करेंगे? नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 21-22 में। ये बताइए, वो पैसा आपके इस साल का है? नहीं। वो आपके इस साल की कमाई है? नहीं। अगर ना तो सरकार तो क्या कर लेते आप? काउंट भी करते नहीं। तो क्या इस साल के हालातों को जानने के लिए उस पैसे का यहां पे इस्तेमाल करना उचित है? नहीं। उस पैसे को इस साल के हालात को दिखाने के लिए यूज करना या उसको दिखाना सही है? वो रियल फिगर दिखाएगा? ये तो आप अनएक्सपेक्टेड गेन भी कह सकते हो ना। बताइए, ये तो आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो गया ना। तो अपने प्रॉपर प्रॉफिट को फाइंड करने के प्रोसेस में आप इसको दिखाओगे? नहीं। नहीं, आप इसको नहीं दिखाओ। लेकिन कमाई है सर, ये कमाई है, और कमाई है तो जोड़ लिया जाता है। कमाई है तो पीएल में जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन एक अल्टीमेट फाइनल नेट प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? मेरे इस साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी हुई? तो हमने अच्छा काम किया तो हमें रिफंड मिला क्या? नहीं, वो उनका प्रोविजन था, उनका कोई पॉलिसी था, इसलिए मुझे मिल गया। तो अगर रिफंड का पैसा आपके पास आ रहा है, जो कि आपकी कमाई है, उसको आपने पहले जोड़ लिया था, आपको प्रॉपर नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उस पैसे को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के पीछे मैंने दो रीजन बताया। पहला, एक तो वो इस साल का है नहीं, वो इस साल की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिखा नहीं रहा। पहले आपने इनकम में उसको ऐड कर लिया था, पीछे जाने के लिए क्या करोगे? उसको माइनस करोगे। समझ में आया? चलिए, यहां पे हमने ये जाना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करें। समझ में आया? तो यहां पे आपकी सारी कहानी दी हुई है, अब आपको देखना है
तो बाकी चीजें देख लीजिए। हम थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या किया। इस सेशन में हमने जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों का मतलब क्लियर। हमने ये जाना कि बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, हमें कैश के बदलावों को दिखाना है, हमें कैश के आने और जाने के सफर से ज्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सफर के ही अंदर मुझे पता चलेगा कि क्या बदलाव आया। ठीक है, जब हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो उसकी शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और उसमें हम अपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को क्या करेंगे, एडजस्ट। जितने भी हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको क्या करेंगे, और जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगे उनको सब्ट्रैक्ट। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही। अगर कुछ आपको देखना है तो देख लीजिए, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन में हम अपना सफर जारी करेंगे जस्ट इसके बाद से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।